विद्यार्थी देखिए, लास्ट डे हम लोग अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत का स्टडी कर चुके हैं। अपने फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दर और अभिक्रिया से संबंधित संघट्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। विद्यार्थी टॉपिक होगा अपना अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, स्पीड, चाल किन किन कारकों पे डिपेंड करती है, उन कारकों के बारे में पढ़ना है और किस प्रकार से डिपेंड करती है। हो सकता है कि विद्यार्थी हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के दर से आप क्या समझते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। अब यदि यह क्वेश्चन 5 नंबर में हो तो हम अभिक्रिया दर को तो लिखेंगे ही, प्रभावित करने वाले कारकों को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का हो तो सिर्फ अभिक्रिया दर को अभिक्रिया दर का परिभाषा लिखेंगे, उसका संकेत लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे और प्रभावित करने वाले कारकों को सिर्फ सूची बना देंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आपको यही मिलेगा, सिर्फ सूचीबद्ध करने वाला। लेकिन ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, इस कारण से हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे। देखिए विद्यार्थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है विद्यार्थी अभिकारक का सांद्रण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक क्या है जी? अभिकारक का सांद्रण। दूसरा कारक है विद्यार्थी उत्प्रेरक की उपस्थिति। तीसरा कारक है विद्यार्थी पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा कारक है विद्यार्थी तापमान। पांचवा कारक है विद्यार्थी मैं खुद है विद्यार्थी। देखिए ध्यान से, अभिकारक का सांद्रण। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है विद्यार्थी? ध्यान दीजिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ध्यान से सुनना इस लाइन को विद्यार्थी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो इस रासायनिक अभिक्रिया का दर इसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, यह बात विद्यार्थी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बोलता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, ध्यान रखिएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रण के, अब बताओ, अभिकारकों के सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि यदि अभिकारक का सांद्रण ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर भी उच्च होगी, यदि अभिकारक का सांद्रण निम्न है तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? कंफर्म हो गए? तो विद्यार्थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है कि नहीं निर्भर करता है? निर्भर करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे विद्यार्थी समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। क्या होती है? तो बताओ, यदि अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी तो दर में भी कंफर्म हो गए। तो विद्यार्थी, पहला कारक समझ में आया? बोलो विद्यार्थी, पहला कारक क्या कहता है? तो
तो पहला कारक कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती, यानी अभिकारक का सांद्रण जितना ही ऊंच होगा उस अभिक्रिया का दर उतना ही ऊंच होगा। जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, इस कारण से रासायनिक अभिक्रिया के दर में भी क्या होगी? कमी होगी। उम्मीद करता हूँ कि पहला कारक कंफर्म हो गया होगा, एकदम स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो विद्यार्थी, अब अभिकारकों के सांद्रण के कारण ऐसा क्या होता है विद्यार्थी? तो आप सब लोग जानते हो कि अभिकारक का सांद्रण जितना ही ज्यादा होगा प्रति सेकंड वहाँ होने वाले प्रभावी संघटकों की संख्या ज्यादा होगी, और जहाँ प्रभावी संघटकों की संख्या ज्यादा होगी वहाँ प्रति सेकंड प्रतिफल का निर्माण भी ज्यादा होगा, और प्रतिफल का निर्माण ज्यादा हुआ यानी अभिक्रिया की दर बात समझ में आई। तो विद्यार्थी पहला याद रखिएगा, याद रखना ये चीज कि ये जो मैंने बताया द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बहुत काम का पॉइंट है इस चैप्टर में आगे स्टडी करने के लिए। ये हमेशा याद रखना होगा स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के समानुपाती। यदि कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दो गो हो, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का दर इन अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। बहादुर देखिए, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? ध्यान देना, यही है विद्यार्थी क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो विद्यार्थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। विद्यार्थी नेक्स्ट है विद्यार्थी उत्प्रेरक की उपस्थिति। पहला मैंने बता दिया कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। सेकेंड, उत्प्रेरक की उपस्थिति है। देखो विद्यार्थी होता क्या है उत्प्रेरक। सबसे पहला चीज तो मैं बता दूं आप लोग को उत्प्रेरक क्या होता है। तो विद्यार्थी उत्प्रेरक एक तरह का रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक याद रखिएगा, उत्प्रेरक एक तरह का रासायनिक पदार्थ है। वो क्या करता है? यदि A+B गोज ऑन AB यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट है। क्या विद्यार्थी? प्रारंभ हो चुकी है। याद रखना, कभी कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पहले से प्रारंभ रहती है। अब यदि यह प्रारंभ है और हम इसके दर से असंतुष्ट है कि यह रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से संपन्न हो रही है, हम चाहते हैं कि ज्यादा समय लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए कि कम समय में अभिक्रिया संपन्न हो जाए, तो विद्यार्थी इसके दर को मुझे बदलना है, इसके दर को बढ़ाना है। या ऐसा है कि दर बहुत तेज है पर कुछ ही बर्बाद हो रहा है, तो इसके दर को घटाने के लिए हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर देते हैं, जिससे यह इस अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है बाबू? अरे कंट्रोल में हो जाता है, यानी कि मंद है तो तेज है, तेज है तो स्लो, माने अपना कंट्रोल में अपना इच्छा अनुसार हम लोग उसको ले लेते हैं। बात समझ में आई? अब बताओ भाई कि यहाँ पे जो रासायनिक पदार्थ लिए वो दर को क्या कर रहा है विद्यार्थी? नियंत्रित कर रहा है। भाई नियंत्रित के सेंस में याद रखिएगा, अबाउट 90% रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दर को क्या करता है जी? बढ़ाता है। और विद्यार्थी 10% ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे ये दर को घटाता है। तो ज्यादातर विद्यार्थी 90% वाले लोगों को बात याद रहता है कि क्या कि उत्प्रेरक वे सब रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ घटाता भी तो है, तो बढ़ाना घटाना को हटा क्या बोलते हैं? याद रखिए बाबू, यह लेकिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो इस अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव। यदि अभिक्रिया के स्टार्ट में इसका 100 ग्राम आपने यूज किया है तो अभिक्रिया समाप्त होने के बाद भी ये 100 ग्राम ही होगा, यानी स्वयं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, वे सभी रासायनिक पदार्थ, देखो उत्प्रेरक परिभाषा, वे सभी रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित हुए, स्वयं अपरिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया के दर को नियंत्रित कर देता है, क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इसकी 1% भी मात्रा, 0.001% मात्रा नीचे नहीं होता। हालांकि हर बात का एक अपवाद होता है,
तो यहाँ भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का रंग बदल सकता है, भले इनकी मात्रा और प्रभावित रहती है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रंग बदल जाते हैं। वह जो साढ़े घड़ी तो 2000 के रंग बदल जाता है, तो ये तो भला उत्प्रेरक है का सब लोग रंग बदले जाते वो बदली, बाकी ना समझदार विद्यार्थी हो तुम लोग को समझाना बहुत आसान काम है। क्या भाई लोग, चलो देखो जी, तो विद्यार्थी अब उत्प्रेरक के बारे में आपको समझ में आ गया। अब उत्प्रेरक के कारण दर क्या होता है, अब बताओ विद्यार्थी, उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का दर प्रभावित होता है कि नहीं? अरे बोलना बाबू, प्रभावित होता है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, कुछ जगह जल्दी बोलो। अब देखो बाबू, जहाँ बढ़ जाता है और घट जाता है थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो यही रह जाता है। क्या है जी? हाँ, पहला है विद्यार्थी धनात्मक उत्प्रेरक। क्या है विद्यार्थी? और दूसरा है विद्यार्थी क्या? ऋणात्मक उत्प्रेरक। विद्यार्थी लोग थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। वे ये है धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। विद्यार्थी उत्प्रेरक कितने तरह के? तत्काल पढ़िए, 2 तरह के। कौन कौन? धनात्मक उत्प्रेरक और विद्यार्थी धनात्मक उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? ध्यान देना, वे सभी उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा, वे सभी उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। और बताओ बाबू, जैसे संक्रियन ऊर्जा का मान घटेगा उस रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वैसे उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं? मतलब समझिए, कल मैंने बताया था विद्यार्थी कि देहली ऊर्जा, क्या ऊर्जा? देहली ऊर्जा बराबर होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। क्या बाबू? आंतरिक ऊर्जा अब प्लस में संक्रियन ऊर्जा। लिखा शॉर्ट में ही है, जगह नहीं है। अब बताओ विद्यार्थी, अब हम पता है कि जैसे देहली ऊर्जा प्राप्त होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी दर बढ़ सकता है। अब बताओ, इस उत्प्रेरक के कारण संक्रियन ऊर्जा, मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले से 200 जूल संक्रियन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, और एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसके कारण से विद्यार्थी यह हो गया मात्र कितना जूल। तो बताओ विद्यार्थी, इस उत्प्रेरक के कारण संक्रियन ऊर्जा का मान घट गया कि बढ़ गया? बताओ बाबू, ये ऊर्जा पूर्ति करना आसान काम है कि ये वाला 20 जूल? तो ये आसान काम है, जल्दी से पूर्ति करोगे तो जल्दी से उस और वो की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? जैसे ही देहली ऊर्जा होगा तो प्रभावित संगठन के कारण प्रतिफल का निर्माण तेजी से होने। तो बताओ विद्यार्थी, धनात्मक उत्प्रेरक के कारण संक्रियन ऊर्जा का मान घट जाता है तो अभिक्रिया की दर। सिमिलरली वे सभी उत्प्रेरक जिसके कारण संक्रियन ऊर्जा का मान, अब बताओ संक्रियन ऊर्जा चाहिए 200 जूल और पता चला इसके कारण से हो गया 250 जूल, तो काम को अपने आसान किया कि कठिन? अब विद्यार्थी और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जल्दी ना मिलेगा ना जल्दी विद्यार्थी उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होगी ना अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी, यानी इस स्थिति में दर क्या हो जाता है? तो उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी शॉर्टकट में बात याद हो गया होगा। क्या है जी? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं के दर प्रभावित होती है। ये डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक किस प्रकार के हैं। धनात्मक उत्प्रेरक होंगे तो उनके कारण संक्रियन ऊर्जा का मान घट जाता है जिससे अभिक्रिया की दर, और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक उपस्थित है तो संक्रियन ऊर्जा का मान बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया की दर। उम्मीद करता हूँ कि याद भी हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, याद हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट एंजॉय करो तो लोग। वीडियो में बड़ी सीरियस पढ़ेगा बढ़िया। आओ वीडियो बनाता आपको याद नहीं कि? हाँ, हसबल रोल दे दी का एक रन घुमाइयो दे। जी बिना नहले लोगों को पता चल जाए। चला तो चुपचाप रहो। ए भाई, ए देखो है ना, देखो ये बात पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है विद्यार्थी, तब पिछवा वाला कहा को ना ना उन लोग बोलो जो घूमबो करी तो हमने के तो फोटो आई ना तो तू लोग कल आगे बढ़ी तो कहलो जो हाँ एक राउंड हमने के रोल दिया जाओ। हाँ ठीक, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहादुर देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या होता है? बहादुर आप बताओ कि मैंने एक गोलाकार क्षेत्र लिया है, गोला लिया। मेरे भाई थोड़ा शांत हो जाइए आप। इसका रेडियस r है,
रेडियस। तो विद्यार्थी इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? लेकिन इस गोले को विद्यार्थी 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। कितने टुकड़ों में? 2। बताओ विद्यार्थी, 2 टुकड़ों में तोड़ोगे तो 2 गो अर्धगोला मिलेगा कि नहीं? बोलो। ये दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालो तो बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका कितना होगा? 3 पाई स्क्वायर, इसका भी 3, दोनों को जोड़ दो। अब बताओ बाबू मुझे कि इस गोले को जब आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया कि घट गया? बोल लो। इसका मतलब हुआ कि जो भी अभिकारक होंगे, यदि अभिकारक के अणुओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। गुड। अब बताओ विद्यार्थी, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? बताओ। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेंगे तो ये आपस में प्रभावी संघटियों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि बताओ बाबू, जितना ही ज्यादा क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा अणु टकराएंगे। यदि हम ऐसे किए हैं तो यहाँ विद्यार्थी हर पार्ट पे अणु टकराएंगे। यदि हम ऐसे करके बंद कर देते हैं तो बताइए ये कुछ अंश तो अंदर चलेगा। अब टकराएंगे तो विद्यार्थी इतने क्षेत्र में ना। तो बोलो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो वहाँ पे टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई कि घट गई? और बताइए, प्रति सेकंड प्रभावी संघटियों की संख्या यदि बढ़ जाए तो अभिक्रिया की दर भी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? यानी कि अभिकारक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा वहाँ पे प्रभावी संघटियों की संख्या उतनी ही, यानी ऐसे हो सकते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले प्रभावी संघटियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है? तो विद्यार्थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण भी अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। नाउ टेम्परेचर। विद्यार्थी, ये क्या है टेम्परेचर? तो ध्यान दीजिएगा आप सब कि तापमान से क्या डिपेंड करता है। तो विद्यार्थी, आप लोग को पता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, कुछ उष्माशोषी होती है, पता है ना विद्यार्थी? तो बताओ कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो उष्माक्षेपी होती है, अर्थात वो उष्मा उत्सर्जित कर संपन्न होती है। तो ध्यान देना, मान लीजिए कि यह A+B गोज ऑन AB है। ये रासायनिक अभिक्रिया तब संपन्न हो रही है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उष्माशोषी। बताओ, उष्माशोषी कहने का मतलब किसको उष्मा चाहिए? क्या चाहिए? अब बताओ विद्यार्थी कि आपने इसको गर्म करना प्रारंभ किया, तो विद्यार्थी गर्म कर रहे हैं, इसको उष्मा चाहिए, तो आप उसके फेवर में काम कर रहे हो कि अगेंस्ट में? फेवर में। जब फेवर में काम करोगे तो इस अभिक्रिया का दर बढ़ेगा कि घटेगा? यानी कि उष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप के वजह से अभिक्रिया की दर क्या रहेगा? उष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान में वृद्धि के साथ साथ तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। और वही विद्यार्थी, यदि मैं बात करूं A+B गोज ऑन AB, ये अभिक्रिया जो है उष्माक्षेपी है। कैसी है बाबू? अब बताइए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि यह उष्मा उत्सर्जित करती है तब संपन्न होती है, यानी इसको उष्मा निकालना होता है। अब यदि हम इसको गर्म कर रहे हैं तो बताओ इसके फेवर में काम करेंगे एगेंस्ट में? जब एगेंस्ट में काम करेंगे तो अभिक्रिया की दर तो बात समझ में आ गया होगा। कैसे बोलेंगे कि उष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया की दर, जबकि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की दर तापमान द्वारा प्रभावित होती है। हो गया? उम्मीद करता हूँ कि तापमान जो पॉइंट था वो भी एक्सप्लेन हो चुका है। बढ़िया है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो मेरे उपस्थिति के बगैर संपन्न नहीं हो सकती। जैसे पेड़ पौधों द्वारा भोजन का बनना। बाबू, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में बाबू? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो विद्यार्थी, वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अनुपस्थिति में अभिक्रिया की दर, यहाँ तक कि अभिक्रिया की दर रुक भी जाती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अंधेरे में संपन्न, वो तभी संपन्न होगी जब वहाँ पे, यस, याद रहेगा भाई। चलो, तो विद्यार्थी, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कितने कारक मिले आपको? कितने का हुआ? विद्यार्थी, एक राउंड में इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप वीडियो को ले जाकर पुनः बैक से एक राउंड बाबू हर एक एक कारक को जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप लिखोगे वीडियो के हेल्प से।
वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आइए 5 मिनट का यूज करके इस पूरे टॉपिक को फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, वरना लिखाऊंगा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, दे दीजिएगा। क्या है अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक? हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत के बारे में पढ़े, और हम लोग अब पढ़ने वाले अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है विद्यार्थी, इसमें पहला कारक है अभिकारक का सांद्रण। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक दे दीजिएगा अभिकारक का सांद्रण। इस पे लिखिएगा कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रण उच्च होता है, उस अभिक्रिया का दर भी उच्च होता है। और आपको ही पता है कि जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है, तो अभिकारक के सांद्रण में कमी के साथ साथ अभिक्रिया के दर में भी इस बात को नोट कर लेना। सेकंड प्रभावित करने वाला कारक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, इसको हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थी कि ऐसे बोल देंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का दर प्रभावित होता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि धनात्मक उत्प्रेरक है तो वह संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो संक्रियन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर घट जाती है। बस ऐसे ही साफ सुथरे शब्दों में लिखिएगा, ज्यादा टेढ़ा मत कीजिएगा। ऐसे लिखिएगा तो लगेगा कि आप खुद अपने से भाषा बना के लिख रहे हो। और एग्जाम में कहता है ना कि विद्यार्थी यथासंभव अपने सर जी के शब्दों में उतर दे। क्या कहता है? अपने शब्दों में उतर दे। इसलिए मैं भी आप ही लोगों का लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ कि आप मेरा लैंग्वेज यूज करें, तो भी सामने लोग समझ में ना आए कि शिक्षक का लैंग्वेज है कि विद्यार्थी। ओके, नाउ नेक्स्ट विद्यार्थी है पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग को पता है अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत से कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट होता है। और प्रभावी संघट्ट के लिए विद्यार्थी पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च होना चाहिए। ठीक विद्यार्थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च होना चाहिए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही उच्च होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही उच्च होगा, वहाँ प्रति सेकेंड होने वाले प्रभावी संघट्टों की संख्या उतना ही अधिक होगी, जिस कारण से अभिक्रिया की दर उच्च होगी। सो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए अभिकारक के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अभिकारक के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उपयोग क्यों किया जाता है? तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से विद्यार्थी प्रति सेकंड होने वाले प्रभावी संघट्टों की संख्या भी बढ़ जाती है। विद्यार्थी जनरली ये पदार्थ उत्प्रेरक के सतह पर टकराते हैं। इस कारण से विद्यार्थी यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्प्रेरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उपयोग किया जाता है, क्यों? कि विद्यार्थी जवाब स्वयं बोलिएगा कि उत्प्रेरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उनका उत्प्रेरण शक्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उपयोग। विद्यार्थी नेक्स्ट क्या है? तापमान। तो विद्यार्थी ऐसे बोल दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं का दर तापमान पे भी निर्भर करती है। यदि वह उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया की दर बढ़ती है, और यदि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया की दर घटती है। कब लो नाउ नेक्स्ट, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, अंधेरे में संपन्न नहीं हो सकती। तो उस स्थिति में प्रकाश की तीव्रता पर रासायनिक अभिक्रियाओं का दर निर्भर करता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता उच्च होने पर अभिक्रिया की दर होती है। ओके, तो विद्यार्थी आप इन्हें अच्छे ढंग से नोट्स बनाएं। आराम से वीडियो को पहले ग्राउंड देख लीजिएगा, दोबारा इसको देख करके नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाइए अपना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।